नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं स्वरूप जांगेड़ मयूर नॉवेल्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और आज हम कक्षा 8 का जो पाठ्यक्रम अभी हाल ही में जारी हुआ है इसकी चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी पहले पाठ्यक्रम को समझेंगे कि जो पाठ्यक्रम हमारा है उसमें कौन से बिंदु रखे गए हैं और कौन से बिंदुओं को हटा दिया गया है। तो विद्यार्थियों, सभी विद्यार्थी जो हैं पाठ्यक्रम की तरफ ध्यान देंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि पाठ्यक्रम आपको ज़रूर समझ में आएगा, लेकिन सभी विद्यार्थी एक बार पाठ्यक्रम को ध्यान से समझें। सर्वप्रथम हम देखते हैं कि इस पाठ्यक्रम को 3 भागों में बांटा गया है। एक तो है हिंदी पुस्तक जो हमारी बसंत चलती है उससे संबंधित, दूसरी हिंदी व्याकरण जो है ये है, तीसरा है सृजनात्मक अभिव्यक्ति। 3 भागों में पाठ्यक्रम को बांटा गया है। और सर्वप्रथम हम बात करते हैं हिंदी की। तो हिंदी में जो हमारी पुस्तक है बसंत, और उस पुस्तक में गद्य और पद्य 2 भाग हैं और उसमें से गद्य भाग से 23 नंबर के प्रश्न आएंगे। गद्य भाग से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे? 23 नंबर के गद्य भाग से प्रश्न आएंगे और पद्य भाग से भी 23 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। कितने नंबर के विद्यार्थियों? 23 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी एक बार ध्यान से सुने कि हिंदी जो बसंत है उसमें गद्य और पद्य 2 भागों को अलग अलग बांट करके उसमें कुल 18 पाठ थे। 18 में से 9 पाठ को रखा गया है, उसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। तो सभी विद्यार्थी पहले तो ये समझ ले कि गद्य के 23 और पद्य के 23 कुल 46 नंबर के प्रश्न आएंगे परीक्षा के अंदर। तो सभी विद्यार्थी जो हैं, और पार्ट इसकी हम बाद में पाठों की चर्चा करेंगे, कौन से पाठ इसमें हैं, कौन से हटा दिए गए हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और अब सेकंड नंबर पे व्याकरण, हिंदी व्याकरण जो है, तो हम पहले भी आपको 2-3 टॉपिक 7, 8, 10 क्लास हमारी पहले भी हो चुकी हैं, और अभी जो है इसमें से कौन से टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं और कौन से टॉपिक जो हैं अभी हमारे सिलेबस में है और आगे हम इनका अध्ययन करेंगे। तो संज्ञा हमारे कोर्स में है, सर्वनाम है, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम, वाक्य रचना, इसको हम पहले पढ़ चुके हैं। कुछ दिन पहले पूर्व की वीडियो में हमने वाक्य रचना के बारे में पढ़ा था पूर्व की क्लासों में। और उसके बाद में वचन और पर्यायवाची और मुहावरे। अब विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, आज हम संज्ञा की बात भी करेंगे। और अगला है पार्ट 3, जिसमें पहले ये भी ध्यान रखिए कि व्याकरण से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे। व्याकरण 10 नंबर की है। आपके सिलेबस में व्याकरण का जो अंक बार है वो कितना है? 10 अंक हैं। तो सभी विद्यार्थी जो हैं, इतने सारे टॉपिक्स जो हैं इनमें से 10 नंबर के प्रश्न आएंगे। एक एक नंबर भी बहुत महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थियों। अब है अगला सृजनात्मक अभिव्यक्ति। इसमें कौन कौन से हैं? देखिए, संवाद है जिसको हम वार्तालाप कहते हैं, और कहानी, पत्र। इन तीनों में से अथवा में एक प्रश्न आएगा जो कितने नंबर का हो सकता है? 8 नंबर का प्रश्न होगा। और उसके बाद में निबंध, एक निबंध से संबंधित परीक्षा में प्रश्न आता है। निबंध भी कितने नंबर का है? 8 नंबर का निबंध होता है। और उसके बाद में सड़क सुरक्षा और परिवेश, यानी वातावरण, आसपास का स्वच्छता, साफ सफाई के बारे में एक या 2 प्रश्न आएंगे। तो कुल मिलाकर के उनसे सड़क सुरक्षा और परिवेश से संबंधित कितने नंबर के प्रश्न आएंगे? 8 के, और तीनों को मिलाने पर 24 नंबर। उसी प्रकार से आपको ये मैंने संक्षिप्त रूप से बताया है। और अब हम हिंदी, जो हमारा हिंदी का पाठ्यक्रम है, हिंदी के पाठ्यक्रम में कुल 18 पाठ हैं। 18 में से अभी कौन कौन से पाठ जो हैं हमारे सिलेबस में रखे गए हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसमें सभी ध्यान दे रहे। हिंदी का जो पाठ्यक्रम है उसमें हमारे कौन कौन से जो हैं पाठ हैं, तो सभी विद्यार्थी ध्यान दे कौन से पाठ हटाए गए हैं, कौन से हैं, तो उनकी हम चर्चा करते हैं। तो सर्वप्रथम देखिए विद्यार्थियों, एक हमारे हिंदी में कुल 8 पाठ है। पहला पाठ जो है जिसका नाम है ध्वनि। ध्वनि हमारी कविता है, बसंत की बात कर रहा हूं, तो इसको रखा गया है। ध्वनि हमारे सिलेबस में है, पाठ्यक्रम में है। और अगला टॉपिक जो है जिसकी दूसरा पार्ट था उसको हटा दिया गया है। उसके बाद में सीधा तीसरा पार्ट जो हमारे सिलेबस में है, क्योंकि सिलेबस 50% कर दिया गया है। और 50% के अंदर हमारे जो है सिलेबस में कौन कौन से अध्याय हैं हिंदी के अंदर, उनकी मैं बात कर रहा हूँ, उनको आप अध्ययन करें सभी विद्यार्थी। और उसके बाद में बस की यात्रा, तीसरा पार्ट है बस की यात्रा, और ये हमारे सिलेबस में है। और उसके बाद में चौथा, 5वां, 6ठा तीनों हटा दिए गए हैं। 7वां अध्याय हमारी कक्षा में है, क्या निराश हुआ जाए। क्या निराश हुआ जाए, क्या निराश हुआ जाए, ये हमारे सिलेबस में है। उसके बाद में
अगला 8वां अध्याय है, 8वां पाठ भी हमारे कोर्स में है। यह सबसे कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, ये हमारे सिलेबस में है। और उसके बाद में अगला जो है 12वां पाठ भी हमारे अध्याय जो है 12वां, ये भी हमारे, क्योंकि 9वां 10वां 11वां 3 अध्याय हमारे सिलेबस में नहीं है, तो 12वां अध्याय भी हमारे जो है कोर्स में है, जिसका नाम है सुदामा चरित, सुदामा चरित। उसके बाद में 13वां अध्याय भी हमारे अध्याय जो है कोर्स में है, तो 13वां है जहां पहिया है, जहां पहिया हैं, ये भी हमारे सिलेबस में है। उसके बाद में 14वें पार्ट को 15वें दोनों को हटा दिया गया है, और 16वां पार्ट भी हमारे सिलेबस में है, 16वां अध्याय, 16वां पार्ट भी हमारे जो है पानी की कहानी, बहुत अच्छा अध्याय है, पानी की कहानी, पानी की कहानी, ये हमारे सिलेबस में है। उसके बाद में 17वां 18वां दोनों हैं, 17 और 18 दोनों, कुल 9 अध्याय हैं। तो उसमें से एक तो 17वां है बाज और सांप, बाज और सांप। उसके बाद में अंतिम टोपी नामक जो अध्याय हैं वो भी हमारे सिलेबस में। ये हमने हिंदी की बात करी, और व्याकरण की हम बात करें तो उसमें संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, क्रिया है, उपसर्ग है, प्रत्यय है, ये जो वाक्य रचना है, मुहावरे हैं, पर्यायवाची है, वो हमारे सिलेबस में थे, जो हमने पूरे अध्ययन किया, बात की थी। और अब देखिए विद्यार्थियों, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब 50% हो गया। कुल 18 अध्याय थे, उसमें से अब कितने रह गए हैं? 9। ये 9 ही अभी आपको पढ़ने हैं, क्योंकि 50% है सिलेबस। और अब विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, आज हम किसका अध्ययन करेंगे? आज हम संज्ञा का अध्ययन करेंगे। किसका करेंगे विद्यार्थियों? व्याकरण के अंतर्गत आज हम संज्ञा को पढ़ेंगे। तो ये संज्ञा का जो टॉपिक है, ये वैसे विशेष रूप से 8th क्लास के लिए, बाकी सभी कक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो सभी विद्यार्थी ध्यान देवे संज्ञा। आज हम अध्ययन करने वाले हैं संज्ञा का। सर्वप्रथम देखिए, संज्ञा शब्द जो है ये किन किन शब्दों के योग से बना है, सभी विद्यार्थी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास करें। संज्ञा वैसे 3री क्लास में शुरू होती है, लेकिन बहुत ही कम विद्यार्थियों को समझ में आ पाती है, और वैसे इसको आज आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, संज्ञा शब्द हैं ये 2 शब्दों के योग से बना है, सम धन ज्ञा। हम इसको ज्ञा बोलते हैं, लेकिन ये अशुद्ध उच्चारण है, इसका उच्चारण होता है ज्या। देखिए ये कैसे बनता, पहले तो इसको ध्यान दीजिए कि ये ज्ञ कैसे बनता है। ज्ञ जो है ये कैसे बना है, ये ज धन जो है च का पंचम वर्ण, यहां बोलते हैं इसको, उससे मिलकर के बना है, ये इसका वर्ण विच्छेद है। तो ये हमारे को हम बोलते ज्ञ है, लेकिन इसका शुद्ध उच्चारण होता है ज्य। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं ये संज्ञा है। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, ये 2 शब्दों के योग से बना है, सम धन ज्ञा। सम धन ज्ञा, सम का अर्थ होता है सम्यक, सम्यक का अर्थ होता है संपूर्ण। सम्यक का अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों? संपूर्ण। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, सम का मतलब है सम्यक। क्या है? सम्यक, या संपूर्ण भी हम कह सकते हैं, संपूर्ण भी इसको बोल सकते हैं, संपूर्ण ऐसे। और देखिए विद्यार्थियों, सम्यक यानी संपूर्ण, ज्ञा का मतलब होता है ज्ञान। और विद्यार्थियों इसका हम अर्थ समझते हैं कि संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान का मतलब है, अब हम इसको देखते हैं कि संपूर्ण ज्ञान किसका, यानी इस संसार में, इस विश्व के अंदर, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं उन सभी के कुछ न कुछ क्या होते हैं? नाम होते हैं। और संपूर्ण ज्ञान या किसी न किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम को ही हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों, संपूर्ण ज्ञान के अंदर क्या आएगा वो देखिए, एक व्यक्ति भी आ सकता है, व्यक्ति भी आ सकता है, उसमें वस्तु भी आ सकती है संपूर्ण ज्ञान में, और स्थान भी हो सकता है, और भाव भी हो सकता है। तो विद्यार्थियों समझिए कि समधन ज्ञान का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान। संपूर्ण ज्ञान किसका? पूरे ब्रह्मांड का संपूर्ण ज्ञान।
तो उसमें व्यक्ति भी हो सकता है, वस्तु भी हो सकती है, स्थान भी हो सकता है, भाव भी हो सकता है। इन सभी को के कुछ न कुछ व्यक्ति होता है, उसका कुछ न कुछ नाम होता है, वस्तु होती है तो उसका भी कुछ न कुछ नाम होता है, स्थान है तो भी उसका कुछ न कुछ क्या होता है, नाम होता है, भाव है तो उसका भी कुछ न कुछ क्या है, नाम है। तो इन सभी के जो है नाम होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उसके कुछ न कुछ क्या होते हैं, नाम होते हैं। उन्हीं नामों को हम क्या कहते हैं, संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ ही होता है, तो विद्यार्थी ध्यान दीजिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, नाम। क्या होता है, नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। शाब्दिक अर्थ नाम। हम सम्यक ज्ञान भी कह सकते हैं। सम्यक ज्ञान किसका, कुछ व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, इन सभी के स्थानों के नाम भी। तो हम अगर संज्ञा का अर्थ सम्यक ज्ञान कहे तो भी कह सकते हैं, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ नाम कहे तो भी कह सकते हैं। अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, स्थान है, भाव है, सबके क्या कुछ न कुछ क्या होते हैं, नाम होते हैं। उन्हीं को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। देखिए उदाहरण देखते हैं। व्यक्ति हैं जैसे बालक, राम। जरूर नहीं है व्यक्ति में सिर्फ व्यक्ति ही आएंगे, इसमें स्त्रीलिंग शब्द भी आ सकते हैं। जो प्राणीवाचक शब्द हैं, जैसे इसमें व्यक्ति के अंदर जो है हम यहाँ पर जो है गाय भी लिख सकते हैं, जो प्राणीवाचक हैं। और ध्यान दीजिए विद्यार्थियों आगे, और इसमें हम स्त्रीलिंग शब्द भी लिख सकते हैं, जैसे सीता को लिख दिया, आलोक को लिख दिया, नीरज को लिख दिया, किसी को भी इसमें हम लिख सकते हैं व्यक्तिवाचक में। और देखिए आगे वस्तु। वस्तु का मतलब क्या होता है, जैसे मैं बात करूं ये पंखा है, तो पंखा भी एक वस्तु है। और मैं कहूं वस्तु के अंदर पुस्तक, पुस्तक लिख दूं, पुस्तक भी एक वस्तु है। पुस्तक है, पंखा है, पेन है, तो ये सारे वस्तुएं हैं। और उसमें मैं वस्तु के अंदर भी मैं किसी का नाम लिख सकता हूं। और उसी प्रकार से स्थान। स्थान में जैसे मैं कह दूं विद्यालय। विद्यालय क्या है, स्थान है, विद्यालय। मैं कह दूं बाड़मेर। बाड़मेर भी क्या है, स्थान है, तो बाड़मेर। फिर लिख दूं जोधपुर, ये लिख दिया जोधपुर। और स्थान में हम कुछ भी लिख सकते हैं, मतलब जो स्थान का बोध कराए उस स्थान। जैसे विद्यालय है, बाड़मेर है, जोधपुर, ये स्थान से संबंधित हैं। अब मैं भाव है, भाव के अंदर मैं क्या लिख सकता हूं, जैसे बुढ़ापा, बचपन, जवानी, सुंदरता, ये सारे शब्द जो हैं भाव का बोध कराते हैं। तो कहने का तात्पर्य, अब हम संज्ञा की क्या लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। अब तक हमने जो है संज्ञा का अर्थ देखा है, अब हम संज्ञा की क्या देखेंगे, परिभाषा की। संज्ञा किसे कहते हैं, अब आप जान गए होंगे कि संज्ञा क्या है। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है नाम, और परिभाषा देखिए विद्यार्थियों। परिभाषा वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण या दशा का बोध कराते हैं, उसे संज्ञा कहते हैं। उसे संज्ञा कहते हैं। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, वे शब्द जो किसी व्यक्ति का, वस्तु का, स्थान का, भाव, गुण और दशा का बोध कराएंगे, उसे हम क्या कहेंगे, संज्ञा। अब देखिए इसके उदाहरण, जैसे मैं लिख दूं
राम, घनश्याम, राम घनश्याम, नीलम, आलोक, रामायण, पुस्तक, विद्यालय, ताजमहल, ताजमहल, और बुढ़ापा, बचपन, जवानी, मिठास इत्यादि तमाम शब्द हैं। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं उन्हें हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम किसी व्यक्ति का नाम है, घनश्याम, नीलम, आलोक, रामायण वस्तु का नाम है, विद्यालय, ताजमहल ये स्थान का नाम है, बुढ़ापा, बचपन ये भाव का नाम है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं सबके कुछ न कुछ नाम हैं। ये अलग बात है कि आपको उसके नाम आते हैं या नहीं, लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि जिस संसार में जो भी चीज है जिसका भी कुछ न कुछ नाम है वो सब क्या है, संज्ञा शब्द हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी चीजें होती है जिसके कुछ नाम होते हैं उनको हम संज्ञा कहते हैं। अब विद्यार्थियों देखिए, अलग अलग पुस्तकों में संज्ञा के भेद आप अलग अलग पढ़ते हैं, लेकिन मुख्य रूप से संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं विद्यार्थियों? 3 होते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों, इस पर हम चर्चा करते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कुल कितने भेद माने गए हैं? 3 भेद माने गए हैं। अब विद्यार्थी ध्यान दीजिए, 3 है कौन कौन से। एक उदाहरण के माध्यम से ही आप समझते हैं कि जैसे मैं कहूं मुर्रा भैंस, दुधारू पशु हैं, दुधारू पशु हैं। ये मैंने एक वाक्य लिखा है, मुर्रा भैंस दुधारू पशु हैं। अब इसके माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं, ये जो भैंस हैं इसका भी एक अलग ही नस्ल बताई गई है, मुर्रा भैंस। उसके बाद में लिखा है दुधारू, दूध के अंदर आरू प्रत्यय लग करके दुधारू शब्द का निर्माण हुआ है। अंतिम में लिखा है पशु हैं, पशु एक जाति का बोध है। तो देखिए विद्यार्थियों, भैंस एक जाति है और उसके आगे उसकी नस्ल का नाम लिखा है मुर्रा, तो ये क्या बन गया? व्यक्तिवाचक। क्या बन गया? व्यक्तिवाचक। तो संज्ञा का पहला भेद कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक होगा। उसके बाद में देखिए दुधारू लिखा है, दुधारू का मतलब क्या होता है? दूध न आरू, एक भाव का बोध हो रहा है यहाँ, तो इसमें हो जाएगा भाववाचक संज्ञा। उसके बाद में पशु है, पशु में जाति है, क्योंकि पशु तो बहुत सारे होते हैं, उसमें गाय भी हो सकती हैं और उसमें आपके बकरी भी आ सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संज्ञा के कुल कितने भेद माने गए हैं? 3। मुख्यतः संज्ञा के कितने भेद हैं? 3 हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा कौन सा होगा? जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। तीसरा जो भेद है वो है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के कुल 3 भेद माने गए हैं, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। अब जो 2 भेद और बताए जाते हैं वो इसके अंदर ही, जातिवाचक के अंदर ही माने जाते हैं। उसमें एक है द्रव्यवाचक और उसके बाद में समूहवाचक। अंग्रेजी में जो 5 भेद माने गए हैं उसके अकॉर्डिंग माने तो
ये जातिवाचक के अंदर ही है समूहवाचक। तो कहने का तात्पर्य यह है, संज्ञा के मुख्य रूप से आपको पूछा जाए परीक्षा में तो कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। द्रव्यवाचक और समूहवाचक को इसके साथ सम्मिलित कर दिया गया है। और व्यक्तिवाचक की बात करें तो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है वो किसे कहते हैं? कोई विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान का बोध कराए तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। कैसे? देखिए विद्यार्थियों, जैसे कोई छात्र हैं और उसमें छात्र का अगर हमारे को नाम दे दिया कि छात्र का नाम है राम, तो ये विशेष व्यक्ति का नाम आ रहा है यहाँ पर, और तो इसमें हो जाएगी कौन सी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से हम तमाम उदाहरण लेंगे। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और समुदाय की पूरी जाति का अगर बोध कराए तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक तो अपने आप में स्पष्ट ही हैं। वे शब्द जो किसी भाव, अवस्था और आदि का बोध कराए तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की और उसका समझने का प्रयास भी करते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है और भाववाचक संज्ञा भी हमेशा एक वचन में प्रयुक्त होती है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा जो है ना, ये हमेशा बहुवचन में आती है। इसको भी हम आगे समझेंगे। तो देखिए विद्यार्थियों, जैसे आपको पूछ लिया पर्वत, पर्वत शब्द आ गया। अब पर्वत जो है ये क्या है? ये एक जाति है, क्योंकि पर्वत तो बहुत सारे हो सकते हैं। इसमें एक विशेषता ये है कि ये एक ही होता है, एक वचन में, और ये अनेक वचन, अनेक आता है इसके लिए, यानी बहुवचन है। देखिए विद्यार्थियों, पर्वत हैं। पर्वत शब्द जो है ये बहुत सारे हो सकते हैं। पर्वत एक थोड़ी है, पर्वत बहुत सारे हैं। अब जैसे पर्वत में भी हम बात करें अरावली, पर्वत कौन सा? अरावली। अरावली शब्द आ गया तो अरावली में कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक होगी, क्योंकि जो विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु और विशेष स्थान का बोध कराएंगे, यहाँ विशेष स्थान का बोध हो रहा है, इसलिए यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसी प्रकार से हम बात करें भाषा की, भाषा शब्द में कौन सी संज्ञा है? भाषा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो भाषा शब्द जो है इसमें कौन सी संज्ञा होगी? तो भाषा शब्द जो है इसमें जातिवाचक होगी, क्योंकि भाषा एक नहीं है, अनेक भाषाएं हैं। भाषाएं तो अनेक हैं। इसी प्रकार से भाषा जो है अनेक हैं। अब हिंदी आ गया, माना कि हिंदी में कौन सी संज्ञा है? तो हिंदी तो एक ही है ना, इसलिए हिंदी में कौन सी होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। उसी प्रकार से हम शब्द आ जाए वार, वार शब्द में कौन सी संज्ञा है? वार तो बहुत सारे हैं, सोमवार हैं, मंगलवार हैं, और वार शब्द में तो जाति है, लेकिन अगर पूछा जाए कि मंगलवार, मंगलवार में कौन सी संज्ञा होगी? ये ध्यान रखना है आपको, मंगलवार में होगी व्यक्तिवाचक, क्योंकि वार के आगे भी इसका भी कौन सा वार? मंगल दे रखा है, यानी किसी विशेष वार की बात हो रही है, मंगल की, इसलिए जो विशेष का बोध कराए, जो एक ही संख्या का बोध कराए, उसे हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा यहाँ पर कह सकते हैं हम। और उसके बाद में अगला एक हम उदाहरण लेते हैं। जैसे शब्द आ गया देश, देश शब्द आ गया। देश शब्द में कौन सी संज्ञा है? देश तो बहुत सारे हैं, तो देश एक जाति का बोध हो रहा है यहाँ पर, तो जो जाति का बोध कराएंगे उसे, जो बहुत सारे हो सकते हैं, अनेक हो सकते हैं, उससे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देश के अंदर जो भी अगर भारत आ गया तो संज्ञा कौन सी होगी? भारत आ गया तो संज्ञा होगी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये हम सारे समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जातिवाचक और व्यक्तिवाचक किस प्रकार से जो है अलग हैं। कई विद्यार्थी जो हैं अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। उसी प्रकार से जो है अगला, जैसे मैंने ले लिया यहाँ पर महाद्वीप। महाद्वीप में कौन सी संज्ञा है? महाद्वीप शब्द आ गया आपके सामने और पूछा जाए कि महाद्वीप में कौन सी संज्ञा है? महाद्वीप में संज्ञा कौन सी है? तो महाद्वीप में कौन सी संज्ञा होगी? क्योंकि महाद्वीप एक नहीं है, अनेकों हैं। जो एक नहीं अनेक संख्या का बोध कराए तो उसे हम जातिवाचक, यहाँ पर जो है एक नहीं है बल्कि अनेकों हैं, अलग अलग इनके जो है कैटेगरी है। क्योंकि एशिया महाद्वीप, तो यहाँ पर अगर एशिया आ गया तो कौन सी हो जाएगी? व्यक्तिवाचक हो जाएगी। अब मैं उम्मीद करता हूं कि व्यक्तिवाचक और जातिवाचक ये दोनों आप समझ गए होंगे। विद्यार्थियों ध्यान दीजिए कि व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं और जातिवाचक, दोनों में क्या अंतर है, ये तो अभी आप थोड़ा बहुत समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है ये हम किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है किसे कहा जाता है उस पर आप ध्यान दीजिए। और अभी मैंने एक उदाहरण लिया था, उसमें भी आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखूं थार पार कर गाए, थार पार
कर गाय दुधारू पशु हैं। थार पार कर गाय दुधारू पशु हैं। अब ये गाय के भी अलग अलग नस्लें होती हैं, तो थार पार कर गाय की क्या है, नस्ल हैं। ये विशेष रूप से पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती हैं। तो थार पार कर गाय यहाँ से यहाँ तक जो है ये कौन सी संज्ञा होगी, क्योंकि गाय के अंदर भी गाय में कौन सी संज्ञा पूछा जाए, गाय में कौन सी संज्ञा है, तो गाय तो बहुत सारी होती हैं, तो वहां पर भी उसके अंदर भी अलग अलग कैटेगरी होती है। तो इस प्रकार से थार पार कर विशेष पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि जो है इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, व्यक्तिवाचक। और उसके बाद में दुधारू शब्द आ गया, दूध में आरू प्रत्यय लगने से बना है, तो इसमें भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। और उसी प्रकार से पशु आ गया, पशु तो बहुत सारे हैं इसलिए इसमें जातिवाचक। माना कि एक शब्द आ गया, पंखा शब्द आ गया। कौन सा शब्द आया है, पंखा शब्द क्या है, पंखा। पंखा शब्द में कौन सी संज्ञा है, पंखा शब्द है, इसमें कौन सी संज्ञा है, तो पंखा जो है, पंखे तो बहुत सारे होते हैं, अलग अलग कंपनियों के होते हैं। तो कहने का तात्पर्य है पंखा शब्द है, इसमें भी अगर पूछा जाए कि उषा पंखा, उषा पंखा, ये पूछा जाए उषा पंखा, और पंखे के अंदर भी इसका नाम दे दिया उषा पंखा, तो हो जाएगी व्यक्तिवाचक नहीं, हाँ व्यक्तिवाचक हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक। ध्यान दीजिए पंखे के अंदर कैटेगरी का पूछा है, यहाँ पर नाम विशेष रूप से, तो उषा पंखा हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर पंखा है, इसमें कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा। और उसी प्रकार से हम एक उदाहरण लेते हैं, मशीन। मशीन, मशीन शब्द में कौन सी संज्ञा है, मशीन में होगी जातिवाचक संज्ञा। कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा। और मशीन का अगर हम नाम ले पूछ ले, रीटा मशीन, रीटा मशीन, मशीन के अंदर भी विशेष रूप से नाम आया है रीटा मशीन, तो इसमें कौन सी हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसी प्रकार से एक हम उदाहरण लेते हैं, विद्यालय। विद्यालय शब्द में कौन सी संज्ञा है, विद्यालय शब्द है, विद्यालय। विद्यालय शब्द में कौन सी संज्ञा है, आप ही बताइए। आपने इतने सारे शब्दों का प्रयास किया है, तो बता दीजिए कि विद्यालय शब्द में कौन सी संज्ञा है। सभी विद्यार्थी ध्यान दे रहे होंगे। विद्यालय शब्द जो है इसमें जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि विद्यालय की भी अलग अलग कैटेगरी होती है, क्योंकि एक जाति का बोध है, विद्यालय तो बहुत सारे हैं और उसमें भी अलग अलग प्रकार हैं। कोई प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय और उच्च माध्यमिक विद्यालय, 4 प्रकार की कैटेगरी विद्यालय के अंदर भी है। तो हम कह सकते हैं कि विद्यालय शब्द जो है इसमें कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा। कौन सी होगी, जातिवाचक संज्ञा। और अगर विद्यालय में भी अगर पूछा जाए उच्च प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, तो कौन सी संज्ञा होगी इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी, क्योंकि यहाँ विद्यालय के अंदर उच्च प्राथमिक दे दिया है। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, ये जो है व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, इसमें आप अंतर करना सीख गए होंगे। अब आपको देखना है व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका अध्ययन हम आगे वाले कक्षा में करेंगे। तो आज तक के लिए बस इतना ही। सभी विद्यार्थी जो हैं इसको अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया होगा सबने, तो धन्यवाद।